चलो अपन शुरू करते हैं, अब जो हैं सो हैं। देखो देखो कल अपन ने जो यहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार वो देख लेते हैं फटाफट से। कल अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। एनाटॉमी ऑफ लंग्स के बारे में अपन ने थोड़ी सी चीजें जानी थी। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी एनाटॉमी ऑफ लंग्स के बारे में, कि भाई अपना विंड पाइप होता है ट्रैकिया, किस लेवल पे जाकर के डिवाइड होता है ना। फिर जब डिवाइड हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस बनते हैं उससे उससे फिर टर्सरी ब्रोंकस बनते हैं, फिर फाइनली टर्मिनल ब्रोंकस बन जाते हैं। ठीक। लंग्स की जो कवरिंग होती है उसको अपन प्लूरा बोलते हैं। प्लूरा के दो पार्ट हैं, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा। और इन दोनों प्लूरा के बीच में जो प्लूरल सैक है, जो प्लूरल सैक है, जो स्पेस है, उसमें एक प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है। ये क्या करता है भाई, लंग्स को शॉक से बचाता है। ठीक है। और जो पेराइटल प्लूरा है और जो विसरल प्लूरा है, ये मिलकर के प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ये लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, है ना। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी ये सारी चीजें। अच्छा, इसमें जो एक चीज हमारी बची थी, रिकॉर्ड पे है ना लेक्चर। हाँ, इसमें जो हमारी एक चीज बची थी वो थी लोब्स ऑफ लंग। लंग्स में क्या है कि दोनों लंग्स में लोब्स होते हैं। जो राइट लंग है उसमें 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। ठीक है। और जो लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 ही लोब होते हैं, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। ठीक है। एक बार ये चीज मैं आगे और बताऊंगा, तब तक यहाँ पर देख लो। देखो यहाँ पे 3 लोब दिख रहे होंगे, एक लोब ये रहा, दूसरा लोब ये रहा, तीसरा लोब ये रहा। ठीक है। इनके बीच में जो डिवीजन होता है उसको अपन बोलते हैं फिशर। ठीक है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल फिशर। ये वाला जो देख रहे हैं इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, इसको बोलते हैं हम ऑब्लिक फिशर। ठीक है। तो 2 फिशर से लंग्स कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट लंग कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। सिमिलरली लेफ्ट लंग में क्या है, सिर्फ एक ही फिशर है, और वो भी कैसा, ओब्लिक फिशर है। उसने क्या किया, लंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, है ना, सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब। अभी केवल इतना याद रखना है, उसके बाद आगे मैं तुमको चीजें और बता ही दूंगा। ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। कार्टिलेजनस रिंग के बारे में पढ़ा था अपन ने। ठीक है। आगे अपन बात करें, ट्रैकिया का डिवीजन अपन ने पढ़ लिया। कार्टिलेजनस रिंग्स कहाँ तक प्रेजेंट होती हैं ये भी अपन ने पढ़ी थी। उसके बाद फिर मैंने तुमको बताया था कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस किस के बीच में होता है भाई, एल्वियोलस के बीच में और कैपिलरीज के, ब्लड कैपिलरीज के बीच में होता है। ठीक है। एल्वियोलस और ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, कौन सा टिश्यू होता है उनके अंदर, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है। ठीक। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हमारा, ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा, दो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, उसके 2 डिवीजन है। कौन कौन से 2 डिवीजन है, एक तो है रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना पूरा का पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है अपना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक पार्ट तो भाई कंडक्शन वाला पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट। राइटिंग थोड़ी अच्छी लिखने की कोशिश करूंगा, है ना। एक है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा है एक्सचेंज वाला पार्ट। ठीक है। एक है कंडक्टिंग पार्ट और दूसरा है एक्सचेंज वाला पार्ट। बात समझ रहे हो। अब देखो कंडक्टिंग पार्ट क्या है, अपन बात करें कंडक्टिंग पार्ट की, तो कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक क्या क्या है ये तुम लोग बता दो मुझे, जल्दी से बताओ कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट के बारे में बताओ जल्दी से। कौन सा है कंडक्टिंग पार्ट, कहाँ क्या क्या कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या चीजें हैं इन्वॉल्व है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जल्दी। ट्रैकिया एंड ब्रोंक्यूल्स, और बस यही है, कंडक्टिंग पार्ट केवल इतना ही है। केवल इतना ही है, और आंसर भी केवल एक ही बच्चे का है, जयेश का। इनकम्प्लीट आंसर है जयेश। चलो मैं बता देता हूँ। देखो कंडक्टिंग पार्ट में क्या आता है, सबसे पहले अपन जब सांस लेते हैं तो सबसे पहले सांस कहां से लेते हैं, नॉस्ट्रिल से लेते हैं अपन, नॉस्ट्रिल्स।
नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स के बाद कहाँ आती है भाई एयर? नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी के बाद एयर कहाँ जाएगी भाई? लैरिंग्स में, नहीं फेरिंग्स में, फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद एयर कहाँ जाएगी भाई? लैरिंग्स में। लैरिंग्स के बाद एयर कहाँ जाएगी भाई? ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद एयर कहाँ जाएगी? ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद एयर कहाँ जाएगी भाई? ब्रोंकाई के बाद एयर कहाँ जाएगी भाई? एल्वियोलाइज में, है ना। ठीक है, तो ये क्या है भाई? अपना पूरा कंडक्टिंग पार्ट। ये क्या करता है भाई? एयर के कंडक्शन का काम करता है। फिर अपन बात करते हैं एक्सचेंज की, बात करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ से ब्रोंकाई हटा देते हैं, वो हटा देते हैं अपन, एल्वियोलाई हटा देते हैं, क्योंकि एल्वियोलाई में एक्सचेंज चलता है। एल्वियोलाई हटा दो यहाँ से, ब्रोंकाई तक बहुत है, बस इतना ही होता है, ठीक है ना। एल्वियोलाई हटा दो, क्योंकि एल्वियोलाई में एक्सचेंज वाला काम चलता है यार, ठीक है। अपन बात करते हैं एक्सचेंज पार्ट की। तो एक्सचेंज पार्ट में मेन क्या है? दो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मेन दो चीजें एक्सचेंज वाले पार्ट में, क्या क्या? एक तो एल्वियोलाई, और दूसरी एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट। तो ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो चीजें, कंडक्टिंग पार्ट हुआ, एक एक्सचेंज पार्ट हुआ। कंडक्टिंग पार्ट बहुत बड़ा होता है, एक्सचेंज पार्ट बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? चलो, इसके बाद एक छोटी सी चीज समझानी है तुमको मुझे, डिवीजन एंड कंटेंट ऑफ लंग्स। डिवीजन एंड कंटेंट ऑफ लंग्स। ओके, डिवीजन की बात करें तो डिवीजन का मतलब है जो अपने लंग्स हैं, वो अपने लंग्स जो डिवाइडेड है, अलग अलग लोब्स में डिवाइडेड है। अभी अभी जो मैं तुमको बता रहा था पहले, कि अपने जो लंग्स हैं वो डिवाइडेड है। अपना लंग्स जो ऊपर से नीचे तक एक कॉलम नहीं होता, वो अपने लंग्स में डिवीजन होते हैं, ठीक है। अपना राइट लंग होता है 3 लोब्स में डिवाइडेड, और लंग्स के जो डिवीजन होते हैं उनको अपन बोलते हैं लोब्स। तो अपना जो राइट लंग होता है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है, और जो अपना लेफ्ट लंग होता है वो 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो राइट लंग में जो 3 लोब्स होते हैं, उन लोब्स के नाम होते हैं अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। यहाँ पे दिख भी रहा होगा तुमको, अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब। और लेफ्ट लंग में जो डिवीजन होते हैं वो होते हैं अपर लोब एंड लोअर लोब। मतलब अपना लेफ्ट लंग कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 में। राइट लंग कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं अभी, ठीक। अब देखो होता क्या है, कि जो लंग्स के बीच में जो डिवीजन होता है, लंग्स में जो लोब्स डिवाइडेड है वो किससे डिवाइडेड है? वो डिवाइडेड होते हैं फिशर से, ठीक। जैसे ये जो फिशर है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फिशर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है ना, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल फिशर। हॉरिजॉन्टल फिशर, फिशर का मतलब होता है डिवीजन। और ये क्या है भाई? वर्टिकल फिशर है। सॉरी, वर्टिकल नहीं है, ये ऑब्लिक फिशर है। ये क्या है भाई? ऑब्लिक फिशर। ऑब्लिक फिशर, ठीक है। ये क्या है भाई? ऑब्लिक फिशर। समझ में आया? जो अपना लेफ्ट लंग रहता है, लेफ्ट लंग में 2 पार्ट्स होते हैं, अपर लोअर, लोअर लोब। और यहाँ पे डिवीजन जो होता है, यहाँ पे केवल एक ही फिशर होता है, ठीक है। कैसा फिशर है ये? ऑब्लिक फिशर। फिशर में कंफ्यूज मत हो ना, फिशर मतलब एक ऐसी चीज जो डिवाइड कर रही है, बस, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आई। अब देखो आगे, देखो आगे क्या होता है। अब आगे देखो कि जो अपने जो लंग्स होते हैं, अपने लंग्स के बीच में एक कैविटी होती है, ठीक है। अपने लंग्स के बीच में भी एक खाली स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक। ये वाला जो खाली स्पेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अलग कलर से बना करके दिखाता हूं। एक ये वाला खाली स्पेस होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, दोनों लंग्स के बीच में ये खाली स्पेस है, यहां से यहां तक, ठीक है।
इस खाली स्पेस को अपन बोलते हैं मीडिया स्टिनम। इस स्पेस को अपन क्या बोलते हैं भाई? मीडिया स्टिनम। राइट और लेफ्ट लंग के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको अपन बोलते हैं मीडिया स्टिनम। ठीक है। अच्छा, मीडिया स्टिनम में क्या होता है भाई? मीडिया स्टिनम में अपना हार्ट रहता है। ये देखो, ये क्या अपना हार्ट। मीडिया स्टिनम में क्या रहता है भाई? अपना हार्ट रहता है। यहां तक चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं फटाफट बोलो। ठीक है, मीडिया स्टिनम के बारे में मैं थोड़ा सा लिख देता हूं यहाँ पे। मीडिया स्टिनम के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं। थोरेसिक कैविटी बिटवीन बोथ लंग्स। राइटिंग समझ में आ रही है ना? थोरेसिक कैविटी बिटवीन बोथ लंग्स वेयर हार्ट इज प्रेजेंट। क्लियर है? बोलो जल्दी से। यहां तक क्लियर है सभी को? किसी को कोई दिक्कत कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? यहां तक किसी का? नहीं है? चलो तो फिर आगे पढ़ते हैं। देखो, अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन में कौन से स्टेप्स होते हैं और कितने स्टेप्स होते हैं? रेस्पिरेशन में टोटल 4 स्टेप होते हैं। ये वाला जो स्टेप है ना, गैसेस ट्रांसपोर्टेशन वाला जो स्टेप्स है, वो दोनों के साथ इन्वॉल्व होता है, सेकंड स्टेप के साथ भी और थर्ड स्टेप के साथ भी। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है सिंपल ब्रीदिंग। जानते हो सभी लोग ब्रीदिंग के बारे में। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, सबसे पहला स्टेप है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का मतलब होता है ब्रीदिंग। जानते हो सभी लोग ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है, अपन पहले भी पढ़ के आए हैं ब्रीदिंग क्या होता है भाई। एक्सचेंज ऑफ गैस को अपन क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। और वन ब्रीथ मतलब वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, वन ब्रीथ होती है। तो आई थिंक ब्रीदिंग सबको पता है, पहले भी डेफिनेशन अपन ने पढ़ी हुई है, और ब्रीदिंग केवल इतना ही होता है। इसके बाद आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज या गैसेज का एक्सचेंज, जो दूसरा स्टेप दिया है। इस दूसरे स्टेप का एक और नाम है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अच्छा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है भाई? चलो अभी बताऊंगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है। फिर ये जो दिया गैस ट्रांसपोर्ट, गैस ट्रांसपोर्ट दोनों में आता है। तुम इस गैस ट्रांसपोर्ट को छोड़ो, जाने दो। ठीक है, तीसरे नंबर का ये याद रखो, ये थर्ड है। ठीक है, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, तीसरे नंबर पे जो एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज जो दिया हुआ है, उसको अपन बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, और लास्ट जो स्टेप है, चौथा स्टेप, ये फोर्थ स्टेप है, ये O2 यूटिलाइजेशन एंड CO2 प्रोडक्शन। इसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लास्ट स्टेप को अपन क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो टोटल 4 स्टेप कौन कौन से? सबसे पहला है वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, दूसरा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, तीसरा है इंटरनल रेस्पिरेशन, चौथा है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर है? बोलो जल्दी से, क्लियर है? से यस और नो, आगे समझा रहा हूं इसी में मैं अभी। ओके, अब देखो क्या होता है। ब्रीदिंग तो तुमको पता ही है भाई, वन इनहेलेशन वन एक्सहेलेशन, वन इनहेलेशन वन एक्सहेलेशन। इसको हम सिंपल ब्रीथ बोलते हैं भाई, इसी को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। बोलो जल्दी से, इसी चीज को अपन ब्रीदिंग बोलते हैं ना। ओके, अब अपन ब्रीदिंग की आगे की बात करते हैं। ब्रीदिंग के बारे में अपन आगे की बात करते हैं, आगे क्या होगा ब्रीदिंग में, होता क्या है। देखो, ब्रीदिंग तो हो गई। ब्रीदिंग के बाद अपन को पढ़ना सेकंड स्टेप की गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है। तो देखो, अपन ने ब्रीदिंग किया,
जो अपन ने ब्रीद इन करने के बाद जो गैसेज हुई, वो गैसेज सारी की सारी कहां पर आ गई? एल्वियोलाई के अंदर आ गई। ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलस है अपना, ये देखो, इस एल्वियोलस के अंदर सारी की सारी गैसेज आ गई। ठीक है, अब एल्वियोलस से क्या होगा? एल्वियोलस से जो भी गैसेज हैं, वो गैसेज क्या होगा? ये कैपिलरी है भाई, ये ब्लड कैपिलरी है। जो ब्लड वेसल दिया हुआ है उसको अपन ब्लड कैपिलरी बोल देते हैं। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी है। इसमें क्या होगा कि भाई जो भी CO2 वाली जो एयर, मतलब जो ब्लड में CO2 है, वो सारी की सारी CO2 कहाँ चली जाएगी भाई? वो तो चली जाएगी एल्वियोलाई के अंदर। और जो O2 है वो एल्वियोलाई से किस में आ जाएगी भाई? वो किस में आ जाएगी? ब्लड के अंदर। तो इसी को हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो दरअसल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है क्या है? देखो आगे और अच्छे से क्लियर होगा। ये रहा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? इज द फॉर्मल टर्म फॉर गैस एक्सचेंज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लंग्स के अंदर गैसियस गैसियस एक्सचेंज होता है। लंग्स के अंदर भी किसमें? एल्वियोलाई और कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। ऑक्सीजन ब्लड में आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से लंग्स में जा रही है, एल्वियोलाई के अंदर जा रही है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ में आया या नहीं आया भाई? बात बात समझ में आई? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स। ठीक है, लंग्स से गैसेस कहाँ आ रही हैं? लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ आ रही है? ब्लड में। और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है? लंग्स के अंदर। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इस चीज को हम क्या बोलते हैं भाई? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ में आया? अभी देखो डायग्राम में और समझा देता हूँ। देखो ये अपना एल्वियोलाई है, ये अपनी एल्वियोलाई है, और ये क्या है भाई? अपनी, ये अपनी पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो अपना इम्प्योर ब्लड लेकर के आती है, हार्ट से आती है। हार्ट से कहाँ आती है? लंग्स की तरफ आती है। हार्ट से लंग्स की तरफ क्या लेकर के आती है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है। डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड या CO2 रिच ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड या CO2 रिच ब्लड ये लेकर के आती है। ठीक है, अब क्या होगा? ये ब्लड आया, अब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारी थी, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर के कहाँ आ गई? इस ब्लड से एल्वियोलाई के अंदर आ गई। एल्वियोलाई के अंदर O2 थी बहुत सारी, तो वो O2 डिफ्यूज होकर के कहाँ आ गई? ये आरबीसी के पास आ गई। ठीक है, इस ब्लड में क्या आ गई? O2 आ गई, और इस ब्लड से क्या निकल गई? CO2 निकल गई। फिर ये आगे जाकर के पल्मोनरी वेन बन गई भाई। यही क्या किस में कन्वर्ट हो गई? पल्मोनरी वेन में। पल्मोनरी वेन क्या होती है? पल्मोनरी वेन जो होती है वो लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाती है। ये कहां जाएगी पल्मोनरी वेन? हार्ट के पास, टुवर्ड्स हार्ट। और ये क्या है? ये कहां से आ रही है? ये कहां से आ रही है? ये पल्मोनरी आर्टरी कहां से आ रही है? फ्रॉम हार्ट। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से क्या लेकर के आई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आई। ठीक है, फिर उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो गया लंग्स में। ऑक्सीजनेशन होने के बाद उस ब्लड को कहां पंप कर दिया गया? पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में पंप कर दिया गया। आया समझ में? अभी बोलो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताओ, से यस और नो। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझ में आया? आगे बढ़े? चलो फिर आगे चलते हैं। समझ में आ गया तो तुमको? आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हो तो पूछ लो यार, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की मैंने डेफिनेशन दी यहाँ पे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में इतना ही है, और कोई खास चीज नहीं है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बाद तीसरा स्टेप क्या था अपना? दूसरा स्टेप तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होगा। तीसरा स्टेप अपना क्या था? इंटरनल रेस्पिरेशन। अच्छा, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है भाई? कौन बताएगा इंटरनल रेस्पिरेशन? जल्दी बोलो। इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में बताओ भाई जल्दी से।
चलो इंटरनल रेस्पिरेशन से पहले तुमको एक चीज बताता हूं मैं। ठीक है, ये अपने लंग्स हैं। ठीक, ये अपना ट्रैकिया है। यहां से देखो गैसेस आ रही हैं, ऊपर से एयर आ रही है, और एयर कहाँ जा रही है भाई? लंग्स के अंदर जा रही है। ठीक है, अच्छा इधर क्या है? अपना हार्ट है। ठीक है, ये अपना 4 चैम्बर्ड हार्ट है। अब देखो हो क्या रहा है इसमें। ये क्या है? अपने सेल्स हैं। ठीक है, ये क्या है भाई? आर्टरी है। ठीक है, ये क्या है भाई? आर्टरी है। ये अपने सेल्स हैं। थोड़ा सा छोटा रह गया, स्पेस कम पड़ गया, समझ जाओगे भाई। ये नीले नीले क्या आ रहे हैं भाई? ये आ रहे हैं वेन्स। इन तीनों से निकल के ये क्या आ रहे हैं? वेन्स। और ये सारे वेन्स जो एक जगह आकर के जुड़ गए, और जुड़ करके ये कहाँ चले गए भाई? हार्ट में चले गए वापस से। ठीक है, अब देखो यहाँ जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, और हार्ट से क्या निकल रहे हैं भाई? हाँ, अब देखो ये एल्वियोलस है, एक ही बनाया मैंने। ठीक है, ये एल्वियोलस है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है। ये देखो ये आर्टरी है। आर्टरी के अंदर कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ पे समझना, देखो एयर आई, एयर अंदर आई, ये एयर अंदर आ रही है भाई। एयर अंदर आई, एयर अंदर आकर के कहाँ गई? एल्वियोलाई में आ गई। ठीक है, अब एल्वियोलाई से क्या हुआ? एल्वियोलाई में जो एयर थी वो एयर डिफ्यूज होकर के कहाँ आ गई भाई? वो एयर डिफ्यूज होकर के कहाँ गई? जो ऑक्सीजन थी वो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर के कहाँ आ गई भाई? वो आ गई ब्लड कैपिलरीज में। ये ऑक्सीजन कहाँ आ गई भाई? ब्लड कैपिलरीज में। ठीक है, इस ब्लड कैपिलरी ने इस ऑक्सीजन को ले जाकर के कहाँ डाल दिया? हार्ट में डाल दिया भाई। इस ऑक्सीजन को ले जाकर के कहाँ डाल दिया भाई? हार्ट में डाल दिया। हार्ट ने क्या किया? हार्ट ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, हार्ट ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने बाकी के सेल्स तक पहुंचा दिया। देखो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया? अपने बाकी के सेल्स तक पहुंचा दिया। ठीक है, सेल्स ने क्या किया? इस ऑक्सीजन को लिया। इस ऑक्सीजन को लेने के बाद सेल्स ने क्या किया? सेल्यूलर रेस्पिरेशन किया। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है भाई? कोई जानता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? बोलो जल्दी से,
लास्ट स्टेप जो मैं बता रहा था, सेलुलर रेस्पिरेशन, जल्दी बताओ। अभिषेक, जयेश, सेजल, अदिति, आस्था, बताओ जल्दी से सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। ये ऑक्सीजन कहाँ आ गई भाई, सेल्स के पास आ गई है O2, सेल्स के पास आ गई है। अब सेल्स क्या करेंगी, सेल्स रेस्पायर करेंगी। सेल्स क्या करेंगी कि सेल्स के पास यहां पर जो ग्लूकोज है, उसके साथ ये क्या होगा, ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएगा, और कंबाइन होकर के अपने को क्या क्या दे देगा भाई, यहां से CO2 प्लस एनर्जी। तो एनर्जी तो इनके काम आ जाएगी। इस CO2 का क्या होगा भाई, इस CO2 का क्या होगा, हाँ, इस CO2 का क्या होगा, ये CO2 वापस से कहां डाल दी जाएगी भाई, वेन्स में। ठीक है, ये सारी CO2 वेन्स में डाल दी जाएगी। सारी वेन इकट्ठी होकर के एक बड़ी वेन बना लेंगी। वो बड़ी वेन क्या करेगी, वो कहां पे आएगी भाई, वो हार्ट के पास आएगी। अच्छा, इसमें ब्लड कैसा है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। या फिर डीऑक्सीजनेटेड, या फिर CO2 रिच ब्लड। बात मेरी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पे क्या है, CO2 वाला ब्लड, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन वाला ब्लड। तो ऑक्सीजन तो सेल्स के पास चली गई, सेल्स ने उस ऑक्सीजन से क्या किया, उनके पास जो ग्लूकोज था उसका कंबशन कर लिया, उससे एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई। वो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स ने क्या किया, वेन्स में डाल दिया। वेन्स ने इकट्ठी होकर के एक बड़ी वेन बनाई, और वो बड़ी वेन कहाँ चली गई, हार्ट में ले गई। ठीक है, अब हार्ट में ये ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, CO2 वाला ब्लड आ गया। ये CO2 वाला ब्लड कहाँ पंप कर दिया गया, वापस लंग्स को पंप कर दिया गया। लंग्स में जाकर के क्या हुआ भाई, लंग्स में जाकर के ये जो ब्लड था, इसमें क्या है भाई, CO2 ढेर सारी, इसमें क्या है, CO2 ढेर सारी। वो CO2 कहाँ चली गई, लंग्स के अंदर चली गई। ठीक है, और लंग्स से क्या आ गई भाई, ऑक्सीजन इनके पास आ गई, ब्लड के पास आ गई। CO2 लंग्स में चली गई, और लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ आ गई भाई, ब्लड के पास आ गई। बात समझ में आ रही है। फिर उस ऑक्सीजन को वापस से कैसे, इस तरीके से कंडक्ट किया गया भाई, लंग्स ने उस ऑक्सीजन को किसको दे दिया, पल्मोनरी वेन को दे दिया, पल्मोनरी वेन ने हार्ट को दे दिया, हार्ट ने पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। समझ में आया क्या, बोलो जल्दी से यस और नो। ये वाला जो डायग्राम है ना, वही बनाया है मैंने, तुमको बताऊं, देखो ये वाला डायग्राम बनाया है मैंने। ठीक है, देखो क्या हो रहा है, ये सेल्स हैं, यहाँ पे देखो ये सेल्स हैं, ये समझना है, ये सेल्स हैं। तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये क्या O2 वाला ब्लड है। ये ब्लड कहाँ आया भाई, ये ब्लड सेल्स के पास आया। सेल्स ने क्या किया भाई, इस ब्लड में से O2 ले ली, सेल्स ने क्या किया, इस ब्लड में से O2 ले ली, और रेस्पिरेशन करके भाई O2 से क्या किया उसने, सेल्स ने ऑक्सीजन जनरेट कर ली और CO2 निकाल दी। ये CO2 वेन्स में डाल दी, और इस वेन से ये CO2 कहाँ पहुंच गई भाई, हार्ट में पहुंच गई वापस से। इस वेन से ये CO2 कहाँ पहुंच गई भाई, हार्ट में पहुंच गई। और हार्ट में पहुंचने के बाद इसको वापस से लंग्स में डाल दिया गया। लंग्स में क्या हुआ भाई, इसमें से CO2 कहाँ चली गई, लंग्स के अंदर चली गई। भाई इस वेन में से CO2 कहाँ चली गई, लंग्स में चली गई। और ऑक्सीजन कहाँ आ गई, ऑक्सीजन कहाँ आ गई, इस ब्लड में आ गई। इस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली गई, और लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ आ गई, इस ब्लड में आ गई। इस तरीके से सर्कुलेशन चलता रहेगा। तो ये तो था ये वाला, देखो ये हो गया अपना वेंटिलेशन। ये जो एक्सचेंज हो रहा है, इस एक्सचेंज को क्या बोल रहे हैं, इस वाले एक्सचेंज को अपन क्या बोल रहे हैं भाई, इस वाले गैसेस एक्सचेंज को अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसको क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। ये जो है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। और जब सेल CO2 प्रोड्यूस करेंगी, उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, सेलुलर रेस्पिरेशन। आई होप समझ में आया होगा सबको।
ग्लाइकोलाइसिस टीसी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होने के बाद एटीपी इज प्रोड्यूस। बिल्कुल भाई, बिल्कुल प्रोड्यूस होते हैं, एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। और ये तुमको है ना सिमी मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। सेल बायोलॉजी में ये चीजें आती हैं भाई, वो सिमी मैम पढ़ाएंगे तुमको। मेरे को ये बताओ, ये चीज समझ में आई या नहीं आई सबको? जल्दी बोलो, सबको ये चीज समझ में आ गई? आगे बढ़े फिर। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी यहां मैंने तुमको लिख के दिया हुआ है भाई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, ये चीज मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दी। इंटरनल रेस्पिरेशन देखो क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड इनटू द सेल्स, ठीक है। जैसे ये है, ये आरबीसी है, आरबीसी ब्लड क्या लेकर के आई, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले किस में आ गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। मतलब अपनी जो आरबीसीज होती हैं और जो अपनी सेल्स होती हैं, बॉडी की दूसरी सेल्स होती हैं, उनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब सेल्स के बीच में भरा हुआ फ्लूइड। तो पहले ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, उस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अपनी सेल्स एब्जॉर्ब करती हैं उस ऑक्सीजन को। अच्छा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अपन टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं अपन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। समझ में आया? तो भाई टिश्यू के सेल्स के पास या सेल्स के पास ऑक्सीजन चला गया, है ना। और यहां से क्या हुआ भाई, यहां से CO2 कहां आ गया, पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से CO2 किसने एब्जॉर्ब कर लिया, आरबीसी ने एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन इसलिए बोल रहे हैं कि अपने इंटरनल ऑर्गन्स और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है उसको अपन ने इंटरनल रेस्पिरेशन कहा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था अपनी एल्वियोलाइज और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा था, उसको अपन ने क्या बोला था भाई, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोला था। उसके बाद ये ऑक्सीजन जब इनके पास चली गई तो अंदर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगी और क्या प्रोड्यूस कर देगी, CO2 और ATP। और ये CO2 डिफ्यूज होकर के कहां आएगी, देखो ये वाली CO2 डिफ्यूज होकर के ऐसे बाहर आ जाएगी। बात समझ में आई सबको? ये डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम क्लियर है ये? बोलो जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज। क्लियर है ये? आगे बढ़ू मैं? आगे अपना लास्ट बचा है भाई सेलुलर रेस्पिरेशन, फटाफट से देख लो भाई। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है भाई? अच्छा, ब्लड जो ऑक्सीजन कैरी कर करके सेल तक लाया है, सेल क्या करेंगी, सेल उस ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगी, अपने ग्लूकोज का कंबशन कर लेंगी। ये सब कहां हो रही है, एक सेल के अंदर हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। इसको अपन क्या बोल रहे हैं भाई, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो CO2 है वो कहाँ आ जाएगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्या होगा, ब्लड में चली जाएगी और ब्लड इसको ले जाकर के कहां तक ले जाएगा, हार्ट तक ले जाएगा। ब्लड इसको कैरी कहां तक करेगा, हार्ट तक करेगा। हार्ट इसको लंग्स में पहुंचा देगा। लंग्स में क्या होगा कि भाई ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में डिफ्यूज हो जाएगी और इसकी जगह ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ब्लड में आ जाएगी। और फिर ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स के थ्रू एक्सहेलेशन में बाहर निकाल दी जाएगी। क्लियर है? क्लियर है सभी लोगों को? ओके, चलो आगे बढ़े फिर।
ठीक है, इसके बाद अपना आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। एक काम करते हैं भाई, अपने पास हार्डली 1-1.5 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट बचे हुए हैं, चलो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग थोड़ा सा बता देता हूं, तो अपन क्लास दोबारा शुरू करेंगे, है ना। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं अपन, ठीक है। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अपने को समझना है, उसके लिए देखो अपन क्या करेंगे, अपन को अपने लंग्स के अंदर देखना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अपन किसी को यहाँ से काटें इस तरीके से, है ना, ऐसे अपन किसी को काट दें, बीच में से काट दें। काटने के बाद अपने को अंदर क्या दिखेगा, फिर उसके अंदर अपन ऐसे यूं कर करके देखें तो अपने को क्या क्या दिखेगा, देखो। ये अपन ने काटा हुआ है किसी को, है ना। अब इसके अंदर अपने को क्या क्या दिख रहा है, देखो। पीछे की साइड तो होगी ये वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे काटोगे तो पीछे की तरफ तो दिखेगी क्या, वर्टिब्रल कॉलम। इधर तो पीछे की साइड हो जाएगी वर्टिब्रल कॉलम, ऐसे करके नीचे तक जा रही होगी वो वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, पीछे की तरफ वो वर्टिब्रल कॉलम नीचे तक, अपनी रीढ़ की हड्डी जो है वो भी तो दिखेगी, ऐसे काटोगे तो पीछे की साइड से वो नीचे तक जा रही होगी वर्टिब्रल कॉलम। उसके अलावा अपने को और क्या दिखेगा भाई, अपने को थोरेसिक कैविटी दिखने लग जाएगी। थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी में अपने को क्या दिखेंगे भाई, लंग्स दिखेंगे थोरेसिक कैविटी में, लंग्स दिखने लग जाएंगे थोरेसिक कैविटी में अपने को। ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज रहेगी अपनी, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा। वो तो छोड़ो, विसरल प्लूरा पेराइटल प्लूरा छोड़ दो। ठीक है, ये चीज अपने को दिखने लग जाएंगी, लंग्स, थोरेसिक थोरेसिक कैविटी। अच्छा, आगे की तरफ अपने को क्या दिखेगा यहाँ पर भाई, ऐसे अगर अपन बीच में से काटेंगे चेस्ट से तो आगे की तरफ अपने को ये क्या दिखेगा भाई, बताओ ये क्या चीज दिखेगी इसको। ये क्या चीज है भाई, ये जो तुमको सामने दिख रहा है ये, नो भाई ये ईसोफेगस नहीं है। जब तुम देखोगे यहाँ पर अपनी टच करोगे ना, अगर अपनी चेस्ट के बीचों बीच ऐसे टच करोगे तो तुमको एक हड्डी ऑब्जर्व होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हड्डी ऑब्जर्व होती है। एक हड्डी ऑब्जर्व होती है यहाँ तक, बीच में एक छोटा सा गैप आता है, यहाँ तक तुमको एक हड्डी ऑब्जर्व होगी। इस हड्डी को हम बोलते हैं इस हड्डी को हम बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, नहीं रिप केज की बात नहीं कर रहा हूं मैं जयेश, रिप केज की बात नहीं कर रहा हूँ। रिप केज जिस हड्डी से जुड़ा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, बीचों बीच होता है एक सिंपल एक बोन होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने इधर से स्टार्ट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सिंपल एक बोन होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम। ठीक है। अच्छा, अब स्टर्नम से क्या जुड़ी रहती है भाई, स्टर्नम से अपनी जुड़ी होती है रिब्स। ऐसे करके अपनी क्या जुड़ी होती है भाई, रिब्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं अपन, रिब्स। अच्छा, रिब्स के बीच में छोटी छोटी मसल्स होती हैं, रिब्स के बीच में क्या है भाई, मसल्स हैं। अच्छा, 1 मिनट लेना भाई, एक कुछ जरूरी
हम्म हम्म। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? चलो आगे देखते हैं। ओके, बिल्कुल सही है जयेश, ये इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं भाई? इंटरकॉस्टल मसल्स। ये जो रेड रेड कलर में जो मैंने मंगाई है, बनाई है ना, अरे देखो एक्चुअली है क्या, मैं बताऊं तुमको। अभी क्या है कि मेरा भाई है, उसका फोन आ गया था। ठीक है, वो एक्चुअली वो है डॉक्टर। मैं संडे को क्या है, मैं और मेरे फादर हम दोनों ही जो हैं ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो वो वही है। अब कुछ दवाइयां रिकमेंड की हैं, वो लेना चालू करना है। हालांकि हम लोग बहुत डिस्टेंस पे थे, उनसे 8 फीट की डिस्टेंस पे थे और मास्क भी लगाए हुए थे, पर स्टिल एक केयर, मतलब प्रिकॉशन तो लेनी पड़ेगी ना। चलो देखो आगे देखो। ये क्या है भाई? इंटरकॉस्टल मसल्स। देखो इंटरकॉस्टल मसल्स का क्या मतलब है, बताऊं तुमको। कि अपनी जो रिब्स होती है ना, रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको अपन कोस्टल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, इंटरकोस्टल मतलब रिब्स के बीच में जो स्पेस है। रिब्स के लिए जो टर्म यूज कर रहे हैं वो अपन कोस्टल कोस्टल मसल्स यूज करते हैं, कोस्टल टर्म यूज करते हैं। देखो होता क्या है, जैसे तुमको पता है क्या, एक तुमने आईसीडी का नाम सुना है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज का नाम सुना है? देखो कभी भी जैसे क्या होता है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या हम गिर पड़े, हमारे लग जाए और इतनी जोर से लगे कि हमारी रिब्स जो है इंजर्ड हो जाए, तो उस केस में क्या होता है कि भाई रिब्स जो है इंजर्ड होकर के क्या करती हैं, अपना जो लंग्स होता है, लंग्स तो सॉफ्ट टिश्यू है, तो रिब्स उसके अंदर घुस जाएगी और निकल जाएगी बाहर। ठीक है, रिब्स क्या हुई, उसके अंदर घुसी और निकल गई। जैसे सपोज ये पिलो है मेरा, ठीक है, इसको मान लो लंग्स है, इसके ऊपर रिब्स लगी थी। अब इस चोट लगी बहुत तेज, तो चोट में क्या हुआ, ये रिब्स टूटी और रिब्स इसके अंदर घुसी और रिब्स से घुस करके इसके अंदर से निकल गई। लेकिन इसको क्या किया, उसने डैमेज कर दिया, रिब्स ने इस चीज को डैमेज कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ से ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग होकर के ब्लड कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड इकट्ठा हो जाएगा ये प्लूरल कैविटी में। इधर प्लूरल कैविटी में जो है ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब वो जो ब्लड इकट्ठा हो गया है वो, मतलब वहां से निकलेगा और ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा भाई, इधर ब्लड ब्लड इधर भी इकट्ठा हो जाएगा, उसकी वजह से अपने जो लंग्स है ना, वो उसके अंदर ब्लड में या फिर अपन बोले भाई बॉडी फ्लूइड में अपने लंग्स जो है डूबने, सबमर्ज होना चालू हो जाएंगे, डूबने लग जाएंगे। अब अपने लंग्स डूब जाएंगे तो क्या होगा कि भाई अपन जो सांस लेंगे, अपने को सांस लेने में दिक्कत होगी कि भाई पहले ये लंग ऐसा था। ठीक है, अपन जब सांस छोड़ रहे थे तब ऐसा था, और अपन ने मतलब अपन जब सांस ले रहे थे तब ऐसा था, अपन ने सांस छोड़ दी तो ऐसा हो गया। ठीक है, तो इसमें बार बार हवा अंदर बाहर आ रही थी, जा रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ, इसमें यहाँ तक तो पानी भर गया, इतना तो पानी भर गया, तो इतने लंग्स में तो हवा जा ही नहीं पाएगी, ऊपर ऊपर हवा जा रही है। तो भाई अपना लंग जो है, फंक्शनलिटी कम हो गई ना अपने लंग की भाई। अपने लंग की सपोज जो मैंने तुमको लोब्स दिखाए थे, ये जो लोब्स की अपन ने बात की थी, सपोज मिडिल लोब तक, यहाँ पे मिडिल लोब तक और यहाँ पे अपर हाफ लोब तक पानी भर गया सपोज। सपोज यहाँ तक ऐसे 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 करके पानी भर गया, मिडिल लोब पूरा डूब गया राइट लंग का, और लेफ्ट लंग का अपर हाफ लोब जो है ना वो भी डूब गया। तो क्या होगा कि भाई हवा केवल ऊपर ऊपर जाएगी, है ना, एयर केवल ऊपर ऊपर जा पाएगी, अच्छे से एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएगा, अच्छे से ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी, तो रेस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो उस केस में क्या करते हैं, अपनी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, अपनी जो रिब्स होती हैं, ये जो अपनी रिब्स हैं, इन रिब्स के बीच में क्या करते हैं डॉक्टर, एक निक लगाते हैं, एक इंसीजन लगाते हैं, एक टांका लगाते हैं छोटा सा, यहाँ पे एक टांका लगाएंगे छोटा सा, और उसके अंदर क्या करेंगे, एक पाइप डाल देंगे। पाइप डाल के उस पाइप को वहां पर क्या करेंगे, उसको सील कर देंगे उस पाइप को, और उस पाइप को नीचे लटका देंगे, एक बकेट में लटका देंगे। तो जैसे जैसे अपन सांस लेंगे छोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो पानी जो है वहां से निकल करके बाहर इकट्ठा हो जाएगा पूरा, और अपने जो है लंग्स जो है वापस से खाली होते चले जाएंगे, उन लंग्स में से सारा पानी बाहर बह करके निकल जाएगा, फिर अपनी हवा अंदर अच्छे से जाने लगेगी, तो अपना ऑक्सीजन का सेचुरेशन वापस से ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, ये पाइप लगा करके वो पानी भरा हुआ पानी निकालना, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल ड्रेनेज। क्यों इंटरकोस्टल ड्रेनेज बोलते हैं, कि भाई इंटरकोस्टल स्पेस में क्या किया, एक छेद किया, उसमें निक लगा करके उसमें पाइप डाल दिया।
ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल ड्रेनेज। तो भाई रिब्स के बीच की जो स्पेस है उस स्पेस को अपन इंटरकोस्टल स्पेस बोल रहे हैं, और उस स्पेस में जो मसल्स प्रेजेंट है उनको हम बोल रहे हैं इंटरकोस्टल मसल्स। क्लियर है? बोलो जल्दी से, क्या यहां तक क्लियर है सभी को? से यस और नो। क्लियर है? ओके, चलो आगे अपन बात करते हैं। तो भाई हाँ, और नीचे यहां पे क्या आ जाएगा भाई? डायफ्राम। ये क्या है भाई? डायफ्राम। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत हो तो बोलो। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये चीजें समझना जरूरी इसलिए था क्योंकि अब अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये सारी चीजें अपने काम आने वाली हैं। एक खाली स्लाइड थी ना यहाँ पे। चल यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन तुम लोगों को पता है, हटा दूं इसको? सेलुलर रेस्पिरेशन को तो हटा दूं यहाँ से? देखो, अब यहाँ पे तुमको कोई एक चीज बता रहा हूँ, उसको अब ध्यान से देखना। देखो, ये जो मैंने अभी तुमको जो भी चीज बताई थी ना, उसको अपन बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर। ये मैंने जो जो कुछ भी तुमको बताया है ना, इस पूरे को मिलाकर के अपन क्या बोलते हैं भाई? थोरेसिक चैम्बर। ठीक है, इस पूरे को अपन क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर क्या क्या? थोरेसिक चैम्बर किसका बना होता है भाई? इट इज मेड अप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम का क्या लेना देना है यहाँ पे भाई? कि ये जो अपनी रिप्स हैं, रिप्स आगे तो स्टर्नम पर और पीछे वर्टिब्री से जुड़ी हुई रहती हैं अपनी रिप्स। आगे तो स्टर्नम पर और पीछे कहाँ जुड़ी हुई है? वर्टिब्रल कॉलम से। इसलिए तो किस किस का बना हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम का। और अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, एक चीज बताना, तुम वेंट्रल और डोर्सल सरफेस समझते हो? जल्दी बोलो, क्या वेंट्रल और डोर्सल सरफेस समझते हो? जल्दी बोलो। बिल्कुल सही है। वेंट्रल साइड ये होती है और डोर्सल साइड यहाँ पर अपनी बैकबोन सिचुएटेड है। जो जिस साइड अपनी बैकबोन सिचुएटेड है उसको अपन बोलते हैं डोर्सल साइड। डोर्सल साइड मतलब अपनी पीठ वाली जो साइड है, अपनी बैक वाली जो साइड, उसको डोर्सल साइड बोलते हैं। और वेंट्रल साइड क्या होती है? जो अपनी फ्रंट वाली, जहां पर अपनी आंखें सिचुएटेड है, इस पूरी साइड को अपन क्या बोलेंगे? वेंट्रल। तो देखो, अपना जो थोरेसिक चैम्बर है, पीछे की तरफ तो बना हुआ है वर्टिब्रल कॉलम से। डोर्सल साइड में तो क्या है भाई? इसमें वर्टिब्रल कॉलम प्लस स्टर्नम ऑन वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड क्या है इसमें? स्टर्नम। और लेटरल साइड क्या है इसमें? लेटरल मतलब साइड में, लेटरल पोजीशन में। लेटरल साइड में क्या है इसमें? बताओ जल्दी से। रिप्स, एग्जैक्टली, बहुत सही जयेश। रिप्स ऑन लेटरल साइड्स
प्लस डायफ्राम ऑन लोअर साइड। डायफ्राम एट बेस, बेस पे क्या है भाई, डायफ्राम। तो इन सब चीजों से मिलाकर के अपना क्या बना हुआ है, वर्टेब्रल कॉलम। देखो थोरेसिक कैविटी, ये पूरा है थोरेसिक चैम्बर, है ना। पीछे की तरफ इसमें क्या है भाई, ये पूरा क्या है, यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, थोरेसिक चैम्बर। पीछे की तरफ इसमें क्या है, वर्टेब्रल कॉलम। आगे की तरफ क्या है भाई, स्टर्नम। साइड में क्या है भाई, रिब्स। साइड में क्या है भाई, रिब्स। ये क्या है भाई, रिब्स। और नीचे की तरफ क्या है भाई, इसमें डायफ्राम। तो इन सब चीजों से मिलकर के क्या बना हुआ है अपना थोरेसिक चैम्बर। समझ में आया, बोलो जल्दी से, समझ में आया। ठीक है। अब थोरेसिक चैम्बर जो होता है ना अपना, थोरेसिक चैम्बर इज एयर टाइट। मतलब यहां तक अपना जो चैम्बर है डायफ्राम तक, देखो यहां तक जो अपना डायफ्राम तक जो अपना चैम्बर है, ये पूरा चैम्बर कैसा है, एयर टाइट। मतलब अगर अपन ऐसे इसमें सांस लेते हैं, अपन ब्रीद इन करते हैं, तो सांस जाती है अपनी अंदर जाती है, फिर छोड़ते हैं तो निकलती है। तो बस यही एक पैसेज है, और किसी पैसेज के थ्रू सांस इधर से, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई छेद हो रहा है तो इधर से निकल जाए, इधर कोई छेद हो रहा है इधर से निकल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल ये नॉस्ट्रल्स हैं, इससे ही अंदर जाएगी और इसी से बाहर जाएगी। मतलब अपना ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया अंदर लेकर के जाएगा और वो इसको बाहर लेकर के आएगा, तो नॉस्ट्रल से ही बाहर निकलेगी, या फिर मुंह से बाहर निकाल सकते हो, मुंह से अंदर ले सकते हो और मुंह से बाहर निकाल सकते हो। भाई अपनी ओरल कैविटी और अपनी नेजल कैविटी दोनों एक ही जगह जाकर के मिलती हैं, कहां पर, अपने ट्रैकिया में जाकर के मिलती है। ठीक है। दोनों मतलब दोनों कहां जाकर के मिलते हैं, अपने फेरिंग्स में जाकर के मिलती है। तो फेरिंग्स से जो एयर जो है वो कहां चली जाएगी, वो अपनी ट्रैकिया में चली जाएगी। ठीक है। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है भाई, बोलो ऐसा ही होता है क्या। ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको। तो थोरेसिक चैम्बर अपना क्या है, एयर टाइट है, लीकेज नहीं होता। अच्छा, थोरेसिक चैम्बर में अगर छेद हो जाए, कोई लीकेज हो जाए तो क्या होगा, बोलो जल्दी से, तो क्या होगा। सपोज डायफ्राम जो रहता है ना अपना, डायफ्राम, डायफ्राम में भी कोई छेद नहीं रहता। सपोज डायफ्राम में अगर पंक्चर हो जाए, डायफ्राम में से थोड़ी सी हवा लीक करने लग जाए, तो क्या होगा भाई, बोलो। डायफ्राम थोड़ा बहुत लीक करने लग जाए तो क्या होगा, वी विल डाई, हम मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि अगर थोरेसिक चैम्बर में हवा नहीं रहेगी तो लंग्स में एयर नहीं जाएगी, लंग्स में एयर नहीं जाएगी और एक्सचेंज ऑफ गैसेस अपना रुक जाएगा। थोरेसिक चैम्बर में अगर थोरेसिक चैम्बर में कोई भी लीकेज हुई, तो अपन जो भी एयर इनहेल कर रहे हैं वो सारी की सारी एयर जो है लंग से सीधी की सीधी निकल करके कहाँ चली जाएगी, जहां भी छेद होगा वहां से। जैसे किसी ने यहाँ पे चाकू मार दिया तो यहाँ से एयर निकलने लग जाएगा। ठीक है। अगर अपना डायफ्राम पंक्चर हुआ तो अपनी सारी की सारी जो एयर अपन जो इनहेल कर रहे हैं वो सारी की सारी एयर कहाँ चली जाएगी, वो सारी की सारी एयर नीचे की तरफ चली जाएगी, लोअर एब्डोमेन की तरफ चलती चली जाएगी। ठीक है। ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी में घुस जाएगी अपनी सारी एयर। समझ रहे हो बात को, थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी की जगह एब्डोमिनल कैविटी में सारी एयर चली जाएगी। ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगी भाई, अपनी डेथ हो जाएगी, क्योंकि अपने को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी नहीं। समझ में आया यहाँ से। ठीक है। अच्छा, अब देखो इनहेलेशन के दौरान अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा टर्म है, ड्यूरिंग इनहेलेशन होता क्या है। इनहेलेशन जब हम करते हैं तब होता क्या है, जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, ऐसे करके अपन इनहेल कर रहे हैं, तो अपने लंग्स के अंदर हवा भर रही है। अच्छा, तुम एक चीज बताओ, एयर किस साइड से किस साइड फ्लो करेगी, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर बताओ कि एयर कहां से कहां फ्लो करती है। 10th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, फ्लो ऑफ एयर किस साइड से किस साइड होगा, बोलो जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होता है। तो क्या है कि भाई अपने इन्वायरमेंट में प्रेशर है हाई, जब अपन इनहेल कर रहे हैं तो अपने लंग्स में जा रही है हवा, मतलब अपने लंग्स का प्रेशर लो होता जा रहा है भाई।
अपन इनहेल करते जा रहे हैं तो अपने लंग्स में हवा बढ़ती जा रही है, तो अपने लंग्स का प्रेशर क्या हो रहा है, लो होता जा रहा है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन हम क्या करते हैं, वी आर रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑफ आवर लंग्स। ठीक है, ड्यूरिंग इनहेलेशन वी रिड्यूस एयर प्रेशर ऑफ लंग्स। लंग्स का एयर प्रेशर अपन रिड्यूस करते जाते हैं, तभी तो हवा अंदर बढ़ती चली जाती है, और रिड्यूस होके कितना हो जाता है, धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। मतलब अपना जो, समझ रहे हो बात को, बाहर एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट में हाई प्रेशर है। अब क्या होगा, अपन ने सांस लेना स्टार्ट किया तो अपने लंग्स में एयर चलती चलेगी, अंदर जाती चली गई, और अपने लंग्स का जो प्रेशर क्या हुआ भाई, लो होने लग गया। ठीक है, जब अपन इनहेल करते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपने लंग्स का प्रेशर जो है कम कर रहे हैं, और जब अपन एक्सेल कर रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, लंग्स का प्रेशर बढ़ा रहे हैं। बात समझ पा रहे हो मेरी? ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या हो रहा है, लंग्स का प्रेशर लो हो रहा है। ड्यूरिंग एक्सेलेशन क्या हो रहा है, लंग्स का प्रेशर जो है हाई होता जा रहा है। समझ में आई बात? समझ में आई? इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि अपने लंग्स का प्रेशर कम होता है, तभी तो अंदर जाएगी हवा। हवा अंदर कब जाएगी, अभी जैसे अपन ने एक्सेल कर दिया, एक्सेल करके अपन शांति से बैठे हुए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अपने लंग्स का जो एयर प्रेशर है वो क्या हो गया, रिड्यूस है। अब अपन जब, अभी अपना लंग्स का प्रेशर कैसा है भाई, रिड्यूस हो चुका है। अपन सांस लेंगे तो अपने लंग्स का प्रेशर धीरे 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 करके बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बोलो जल्दी से। समझ में आ रही है या बात नहीं आ रही है? तो इनहेलेशन के बाद क्या होता है कि अपने लंग्स का प्रेशर जो है रिड्यूस होता है। इनहेलेशन में क्या होता है, अपने लंग्स का प्रेशर कम होता है। लंग्स का प्रेशर जब कम होता है तो बाहर से हवा अंदर की तरफ जाती है, अपन इनहेल करते हैं। समझ में आया? ड्यूरिंग इनहेलेशन वी रिड्यूस air pressure of lungs air pressure ठीक है, इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि अपने लंग्स का प्रेशर बाहर से कम होता है। ठीक है, जब हम इनहेल कर रहे होते हैं तो अपने लंग्स का प्रेशर बाहर से कम है, तभी तो हवा अपने अंदर अंदर बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, अपने लंग्स जो है फुल हो गए, अब अपन सांस लेने की जगह नहीं बची, तो मतलब क्या हुआ कि अपने लंग्स में प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया। अब अपन जब सांस छोड़ेंगे, तो एयर कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब अपने लंग्स में प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, जब लंग्स पूरे फुल हो गए तो अब वो जो एयर है, जो लंग्स के अंदर की जो एयर भरी हुई है, वो कहाँ जाएगी, बाहर एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। इतनी चीज समझ में आई है या नहीं आई है, बोलो जल्दी से। फिर तुमको एक चीज बताता हूँ, एक बॉयल्स लॉ होता है फिजिक्स में। बॉयल्स लॉ जानते हो? बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जानते हो इस चीज को? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है, अपने समझ रहे हो बात को? जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा प्रेशर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा वॉल्यूम, जैसे अपन एक्सेल करके अभी बैठे हुए हैं तो अपने लंग्स में बहुत सारी हवा जा सकती है, तो अपने लंग्स का प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। अब अपन ने सांस लेना स्टार्ट किया तो सांस लेते लेते क्या हुआ, लंग्स पूरे हो गए, लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया भाई, लंग्स फुल हो गए, लंग्स का वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया। ठीक है, वॉल्यूम रिड्यूस हो गया लंग्स का, तो प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया। समझ में आई बात? ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इतनी चीजों का क्या करोगे तुम लोग, रिवीजन करोगे। इसके बाद का जो भी रहेगा वो मैं तुमको अब कर पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाकी डीपीपी सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? अगर डीपीपी में कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज देना। अगर डीपीपी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कर देना। ठीक है, हाँ आज भेज दूंगा, आज भेज दूंगा दोनों लेक्चर के, 2 और 3 के दोनों के भेज दूंगा आज।
ओके, आज के लिए इतना काफी है। चलो फिर बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे वहां।